अहमद अली का तोड़ है मेरे पास। मैं कभी एक ही आदमी पर भरोसा करके नहीं बैठता। सियासत में तो उखाड़ पिछाड़ होती रहती है। आज एक पार्टी पावर में है तो कल दूसरी होगी। मैं सबसे बनाकर रखता हूँ। यूं समझें सबकी दुखती रगों पर मेरा हाथ है। बस आजकल जरा मंदी का रुझान है, मगर अब ये हुकूमत भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सदर साहब भी इलेक्शन के चक्कर में पड़ गए हैं और इलेक्शन भी गैर जमाती। भला ये क्या बात हुई? असेंबली में तो जूतियों में दाल बटेगी, वहां तो हर आदमी तुर्रम खान का साला होगा। दिलावर हंस कर बोला, आप भी सोच रहे होंगे कि एक बदमाश, किराए का कातिल और सियासतदानों का परवरदा ऐसी बातें कैसे कर रहा है। मैंने कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। आखिर तुम अरसे से सियासतदानों में उठते बैठते हो, इतनी बातें तो कर सकते हो। वैसे तुम ज़हीन आदमी हो, अगर तालीम हासिल कर लेते तो खुद सियासतदान होते। मेरी बात सुनकर वो तलखंदाज में हंसा और बोला, इसी तालीम ने तो मुझे इन हालों को पहुंचाया है कामरान साहब। आप मुझे जाहिल समझ रहे हैं, और आप ही क्या, अक्सर लोग मुझे जाहिल समझते हैं, मगर मैं जाहिल नहीं हूँ। मैंने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया है। उसके इंकशाफ पर मैं उछल पड़ा। मैंने कहा, तुमने ऑनर्स किया है और ये? वो बोला, बस ये तकदीर का खेल है कामरान साहब। मैं शुरू ही से सियासतदान बनना चाहता था, अपने मुल्क की हालत सुधारना चाहता था। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर मैं स्टूडेंट लीडर था। मेरी आंखों में मुस्तकिल ख्वाब थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं एक ऐसी स्टूडेंट यूनियन के चुंगल में फंस गया जो एक बड़ी सियासी जमात की बगल बच्चा तंजीम थी। यूनियन को सारे फंड भी उसी सियासी जमात से मिलते थे। मैंने एक आध दफा उस सियासी पार्टी के फैसलों से इन्हिराफ किया तो मुझे न सिर्फ यूनियन से निकालने बल्कि कत्ल करने की धमकियां भी दी गईं। मैं भी जिद का पक्का था, अपनी बात पर अड़ गया। जानते हैं इसका नतीजा क्या निकला? सियासी पार्टी के गुंडों ने मेरे बाप को सरेआम कत्ल कर दिया। बज़ाहिर कत्ल की वजह कुछ और थी, मगर मुझे बता दिया गया कि अगर आइंदा भी तुमने सरकशी दिखाई तो तुम्हारी बहन को अगवा कर लिया जाएगा। मेरे दो ही तो चाहने वाले थे, एक मेरा बाप और दूसरी बहन। उनकी दुश्मनी ने आखिर मुझे हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। फिर मैंने वही कुछ किया जो उन लोगों ने चाहा। मुखालिफिन के जल्द से दरहम बरहम किए, मुखालिफ जमातों के लोगों को अगवा किया, किराए पर कत्ल किए, सभी कुछ किया। यूं मैं दिलावर खान BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से दिलावर दादा बन गया। मेरा मुकद्दर तो फांसी है या किसी मुखालिफ की गोली, मगर मुझे एक इत्मीनान है कि मेरी बहन अपने घर में आबाद और इंसान नुमा दरिंदों से महफूज है। मैंने उसकी शादी करने के बाद उन लोगों को अमेरिका भिजवा दिया। उससे मिलने की हुक उठती है। मैं 2-4 महीने में एक चक्कर अमेरिका का लगा लेता हूँ। उसे देखकर दिल खुश हो जाता है। अल्लाह उसे यूं ही शादाबाद रखे। उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। उन्हें सीने से लगाकर एक ठंड सी पड़ जाती है। ये कहते हुए दिलावर रोते रोते हंसने लगा। मैंने कहा, मगर तुम ये जाहिर क्यों करते हो कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो? अभी जब तक ग्लोरिया से बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें इंग्लिश बोलते हुए सख्त दुश्वारी महसूस हो रही हो। दिलावर ने कहा, मुझे अपने आप से शर्मिंदगी होती है कामरान साहब। तालीम याफ्ता जाहिर करके आखिर मुझे फायदा क्या होगा? फिर इसमें एक फायदा भी है। जो लोग मुझे नहीं जानते वो बेधड़क मेरे सामने इंग्लिश बोलते हैं कि ये जाहिल क्या समझेगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और दिलावर का एक आदमी अंदर आ गया और बोला, दादा, कोई पुलिस वाला एक गाड़ी लेकर आया है। बोलता है दादा को बोलो गाड़ी को चेक करे, हर चीज बराबर है। दिलावर बोला, जाइए कामरान साहब, गाड़ी चेक करें और एक स्क्रू भी कम हुआ तो मुझे बताएं, बल्कि चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। होटल के पिछले हिस्से में खासी बड़ी जगह घेर कर दिलावर ने एक अहाता सा बना लिया था। उसकी 4 दीवारी कम से कम 10 फुट बुलंद थी और वो उसे गिराज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वहां एक ट्रक और 2 सुजुकी पिकअप्स खड़ी थी। वहीं ग्लोरिया की वो क्राउन थी जो पुलिस वाला लेकर आया था। ग्लोरिया ने न जाने किस वक्त ये गाड़ी खरीदी थी। मुझे उससे पूछने का मौका ही कब मिला था। मैंने ग्लोरिया को अंदर ही रहने की ताकीद की और खुद गाड़ी की एक एक चीज चेक की। पुलिस वालों ने उसका डेक निकाल कर दोबारा लगाने की कोशिश की थी। इस चक्कर में उसके वायर निकल गए थे। डिक्की में रखा हुआ सूटकेस भी खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से रकम निकाली गई हो फिर दोबारा भरी गई हो। दवाओं का ब्रीफकेस भी खोला गया था, मगर उसे छेड़ा नहीं गया था। दिलावर ने दुरुस्त लहजे में पुलिस वाले से कहा, इसमें से एक नोट भी कम हुआ तो उसके बदले मैं 100 वसूल करूंगा, और तुम लोगों ने इसका डेक और रेडियो निकालने की कोशिश में इन चीजों को जो नुकसान पहुंचाया है, इसकी मुरम्मत का बिल इंचार्ज को भिजवा दूंगा। अब तुम जा सकते हो। उसने पुलिस वाले से यूं कहा जैसे वो उसके होटल का कोई बैरा हो। मैं मुतमईन होकर कमरे में पहुंचा तो ग्लोरिया बेड पर नीमदराज थी। मैंने उससे पूछा, तुमने ये गाड़ी खरीदी है या किसी से छीनी है? वो बोली, शुक्र करो कि मैंने ये गाड़ी खरीद ली थी, वरना इतनी आसानी से वापस न मिलती, बल्कि लेने के देने पड़ जाते। आजकल बड़ी गाड़ियों का रिवाज नहीं है। मुझे ये गाड़ी एक शोरूम पर नजर आ गई थी और मैंने सिर्फ 30,000 में खरीद ली। दिलावर ने कहा, अगर छीनी हुई भी थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी छोड़ना पड़ती, मगर माल इधर उधर नहीं हो सकता था।
उसकी रवां इंग्लिश पर ग्लोरिया हैरत से उसका मुंह तकने लगी। दिलावर का आदमी दस्तक देकर एक मर्तबा फिर अंदर आ गया। बोला, दादा, हम तुमको बताना भूल गया, तुम उस टाइम गाड़ी चेक करता था, 2 आदमी तुमसे मिलने को बैठा है। दिलावर ने चौंक कर पूछा, 2 आदमी? कोई पार्टी तो नहीं है? उस आदमी ने कहा, हमारे को तो पार्टी ही लगता है, उनमें से एक अंग्रेज है। अंग्रेज पर मैं भी चौंक उठा। आम आदमी हर सफेद चमड़ी वाले को अंग्रेज ही कहता है। मेरे जहन में पहला ख्याल माइकल का आया। मैंने उसे पूछा, उस अंग्रेज का हुलिया क्या है? उसने कहा, छोटे कद का बॉडी बिल्डर टाइप आदमी है साहब, औरतों का माफिक बड़ा बड़ा बाल है और एनकू है। मुझे उसके अंदाज पर हंसी आ गई। उसके जमाने में हम भी चश्मा लगाने वाले लड़कों को एनकू कहते थे, मगर उस अंग्रेज का हुलिया जानकर मुझे मायूसी हुई। माइकल तो वजन में तकरीबन मेरे बराबर और कद में 1 इंच निकलता हुआ ही था। उसके बाल भी लंबे नहीं थे और वो चश्मा भी नहीं लगाता था। दिलावर ने कहा, ठीक है, तुम इन्हें अंदर वाले कमरे में बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। उसका आदमी सर झुकाकर वापस चला गया। मैंने दिलावर से पूछा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से मैं इन लोगों की गुफ्तगू सुन सकूं? वो बोला, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं उन्हें ऊपर ही बुलवा लेता हूँ। सामने वाले दोनों कमरों के दरमियान एक ही बाथरूम है। उसके दरवाजे दोनों कमरों में खुलते हैं। आप बाथरूम में से उनकी गुफ्तगू सुन सकते हैं। फिर उसने बुलंद आवाज में अपने आदमी से कहा, मेहमानों को साथ वाले कमरे में बिठाओ। थोड़ी देर बाद कदमों की आहटें सुनाई दी। फिर कमरे का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। दिलावर ने कहा, अब आप दूसरे कमरे के जरिए बाथरूम में चले चलें। दूसरे कमरे में खुलने वाला दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। हो सकता है उनमें से किसी को बाथरूम इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आ जाए। मेरे साथ साथ ग्लोरिया भी खड़ी हो गई। फिर दिलावर के जाने के चंद मिनट के बाद हम भी दूसरे कमरे में पहुंच गए। मैंने बहुत आहिस्तगी से बाथरूम का दरवाजा खोला और दबे कदमों बाथरूम में दाखिल हो गया। ग्लोरिया भी मेरे साथ साथ थी। उसने एहतियात के तौर पर अपने लॉन्ग बूट उतार दिए थे ताकि खफीफ सी भी आहट न हो। मैंने बहुत एहतियात से बाथरूम के दूसरे कमरे में खुलने वाले दरवाजे का बोल्ट चढ़ाया और कान दरवाजे से लगा दिए। दिलावर की आवाज आई, फिलहाल मेरे लिए ये काम मुश्किल है। वो हस्बे मामूल टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहा था। किसी गैर मुल्की की भारी और तहक्कुमाना आवाज सुनाई दी। क्यों मुश्किल है? दिलावर ने कहा, असल में मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अपने ही बखेड़ों में उलझा हुआ हूँ। उनसे फारिग हो जाऊं तो कुछ सोचूंगा। गैर मुल्की बोला, मैं तुम्हें तमाम बखेड़ों से आजाद कर दूंगा, रकम भी मुंह मांगी दूंगा, बस मेरा काम कर दो। दिलावर सर्द लहजे में बोला, देखिए साहब, मैं तो आपको जानता भी नहीं। उस शख्स को जरूर जानता हूं जिसके रेफरेंस से आप मेरे पास आए हैं। आप उसे बता दीजिएगा कि दिलावर के पास आजकल बिल्कुल वक्त नहीं है। गैर मुल्की बोला, मैंने कहा ना, मैं तुमको हर किस्म की उलझन से निजात दिला दूंगा। मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, मेरा काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। दिलावर बोला, आप इस मुल्क के हालात से वाकिफ नहीं हैं, मैं इतना बड़ा खतरा कैसे मोल ले लूं? गैर मुल्की ने तज़हीक आमेज लहजे में कहा, इस मुल्क के हालात से तो मैं इतना वाकिफ हूं कि तुम्हारा सदर भी नहीं होगा। फिर एक नई आवाज सुनाई दी, तुम शायद इनसे अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो दिलावर। उस आवाज को सुनकर मैं बुरी तरह उछल पड़ा। उस आवाज को मैं लाखों में पहचान सकता था। वो विनोद पांडे की आवाज थी। वो दिलावर से कह रहा था, अब तुमसे क्या छुपाना, मिस्टर पीटर अमेरिकन CIA के एक आला ओहदेदार हैं। ये जो कुछ कर सकते हैं तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बस तुम नुमानी को उठवा लो, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। दिलावर बोला, मुल्क में मार्शल लॉ की हुकूमत है, वैसे नुमानी से तुम लोगों को खतरा क्या है? वो बोला, मुल्क में गैर जमाती इंतखाबात हो रहे हैं। नुमानी न सिर्फ अपने हल्कों में मकबूल है बल्कि वो असम्बली में कोई नया ग्रुप भी बना लेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसके और सदर के दरमियान ठन जाएगी। जाहिर है वजीर आजम असम्बली उसी को मुंतखब करेगी। उस पागल आदमी को ईमानदारी से मुल्क की खिदमत करने का जुनून है, इसलिए आज तक अपने लिए ढंग का मकान तक न बनवा सका। नॉर्थ नाजिमाबाद के एक छोटे से मकान में रहता है। ये जब इख्तिदार में भी था तो इसने हमें बहुत परेशान किया था। उसकी जिंदगी ही थी कि मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया, वरना ऊपर से उसे कत्ल करने के अहकामात मिल चुके थे। मगर लगता है अब उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। दिलावर गुर्रा कर बोला, क्यों? मैं ही क्यों? इस मुल्क के किराए के सब कातिल क्या मर गए हैं या कहीं गोशा नशीन होकर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं? पीटर गुर्रा कर बोला, गुफ्तगू इंग्लिश में करो ताकि मैं भी समझ सकूं। दिलावर ने तंजिया लहजे में कहा, तुम इस मुल्क के बारे में इतना ज्यादा जानते हो तो जबान भी जान लेते। मैं नुमानी को जानता था। वो वाकई बहुत दयानतदार और मुहिब वतन शख्स था। इलेक्शन अगर गैर जमाती भी होते तो असम्बली में खुद ब खुद उसकी एक जमात बन जाती। अमेरिका को शायद यही खदशा था कि अगर नुमानी इक़्तिदार में आ गया तो उसके अज़ाइम खाक में मिला देगा। मोसाद और KGB के लिए भी वो खतरा था, क्योंकि अफगान लीडर भी उससे अकीदत रखते थे। सोवियत यूनियन फिलहाल अफगानिस्तान में बुरी तरह उलझा हुआ था, इसलिए CIA और KGB में फिल वक्त इत्तेहाद नहीं था, वरना अपने मफाद के लिए ये बड़ी ताकतें बाज़ औक़ात आपस में मिलकर भी काम करती हैं।
अब पीटर नुमानी को ठिकाने लगाने की बात कर रहा था और भारत का मफाद भी उसी के साथ वाबस्ता था। माइकल भी उन्हीं लोगों का हमनवा होगा। अचानक मैंने वो खेल वहीं खत्म करने का फैसला कर लिया। मैंने अपना रिवॉल्वर निकाल कर मैगजीन चेक किया, उसमें से कुछ गोलियां कम की। मैंने फुर्ती से उसे लोड किया। ग्लोरिया हैरत से मुझे देख रही थी। फिर मेरे कहे बगैर ही उसने भी रिवॉल्वर निकाल लिया। मैंने आहिस्तगी से दरवाजे का बोल्ट सरकाया और लात मार कर दरवाजा खोल दिया। मैं दंदनाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और सफ़ाक लहजे में कहा, कोई अपनी जगह से हरकत न करे वरना भून दूंगा। विनोद पांडे और पीटर मुझे देखकर यूं सकते में रह गए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। फिर पीटर की भर्राई हुई आवाज आई, तुम शायद कामरान हो, मुझे तुम्हारा ही हुलिया बताया गया था। मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया, अपनी जबान बंद रखो। दिलावर, इन दोनों को बांध दो, मुझे इनसे बहुत कुछ पूछना है। पीटर बोला, अगर मैं 1 घंटे में अपने सिफारत खाने वापस न पहुंचा तो मेरा सिफारत खाना हंगामा खड़ा कर देगा। मैंने गुर्रा कर कहा, मैं तुमसे न डरता हूं न तुम्हारे सिफारत खाने से, होगा अब वही जो मैं चाहूंगा। मैंने कहने को तो ये बात कह दी थी, मगर मुझे अंदाजा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। वाकई उसका सिफारत खाना हुकूमत के लिए खासी मुश्किलात पैदा कर सकता था। हुकूमत का मसला तो बात का था, पहले तो मुझे दिलावर की फिक्र थी। उसने मुझे आड़े वक्त में पनाह दी थी। मैं नहीं चाहता था कि वो बेमौत मारा जाए। मैंने शिकस्त खूरदा लहजे में कहा, इन्हें जाने दो दिलावर, इस वक्त हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पीटर ने फखरी अंदाज में पहले मेरी तरफ फिर ग्लोरिया की तरफ देखा और बोला, नहीं, अगर हिम्मत है तो मुझे फांसी पर लटका दो। मैं एकदम बिफर गया। मैंने कहा, ऐसी बातें मत कर हरामजादे कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। तू शायद अभी पूरी तरह मुझे जानता नहीं है। अगर नहीं जानता है तो विनोद पांडे से पूछ, मैंने उसी के मुल्क में रहकर उसे नाकों चने चबवा दिए थे। पीटर ने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा, विनोद पांडे मुझे क्या बताएगा, मेरे पास तो पूरी फाइल तैयार है। तुम जैसे कई लौंडे तो मैं अपनी जेब में लिए फिरता हूँ। तुम माइकल और विनोद पांडे को जिक पहुंचाकर ये समझ रहे हो कि तुम बहुत बड़े सूरमा हो। मार्शल आर्ट्स के 2-4 दाव सीख कर खुद को ब्रूसली समझ रहे हो। अभी तक तुम्हारा वास्ता मार्शल आर्ट्स के किसी माहिर से पड़ा ही नहीं है बेटा। जिस दिन तुम मेरे हत्थे चढ़ गए उस दिन तुम्हें माजूर करके अपाहिज गाड़ी पर बिठा दूंगा। मैंने सुना है कि यहाँ फकीर भी बिकते हैं। फिर वो ग्लोरिया को मुखातिब हुआ, और तुम्हारा अंजाम तो इतना इबरतनाक होगा कि आइंदा कोई भी लड़की बरसों तक ऐसी हिम्मत नहीं करेगी। तुझे क्या सफेद फामों की कमी थी जो तू इस एशियाई पर मर मिटी? अगर इसमें मर्दाना वजाहत है तो क्या पूरा अमेरिका और यूरोप उससे महरूम है? ऐसा लग रहा था कि वो नहीं बल्कि उसके अंदर उसका हसद बोल रहा है। ग्लोरिया ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारा ताल्लुक कामरान से है, उसी से बात करो। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। जानती भी होती तो कम से कम तुम इतने हसीन नहीं हो कि तुम पर मर मिटती। पीटर बोला, खैर तुझे भी देख लूंगा। मैंने तेरी सरकशी और हुस्न बलाखेज के बहुत चर्चे सुने थे, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं सब सियासी और अखलाकी ज़ाब्ते भूल जाऊंगा। फिर मैंने मुस्कुरा कर कहा, अब अगर तुमसे मुलाकात हुई तो वो इतने खुशगवार अंदाज में नहीं होगी। पीटर बोला, फिक्र मत करो, मैं जल्द ही फिर यहाँ आऊंगा। विनोद पांडे ने कहा, यह बहुत मक्कार और चालाक आदमी है पीटर, अब तुम्हें इसकी गर्द भी यहाँ नहीं मिलेगी। बल्कि ये शहर इतना फैला हुआ है कि अब ये मुश्किल से ही तुम्हारे हाथ आएगा। चलो अब चलें, वरना इससे कुछ बैद नहीं कि तुम्हारे सिफारत खाने का भी ख्याल न रखें। यूं भी ये हुकूमत का मातूब है और इसके सर की कीमत भी लगी हुई है। विनोद पांडे वाकई सहमा हुआ था। वो कई बार मेरे हाथों पिट चुका था और जानता था कि अगर मैं किसी बात की ठान लूं तो दुनिया की कोई ताकत, कोई सिफारत खाना मुझे रोक नहीं सकेगा। पीटर बोला, चलो, और हमारा ताकुब करने की कोशिश मत करना, उसने दिलावर से कहा, वरना खामखा अपने आदमियों को मरवाओगे। हाँ, तुमने काम से इनकार करके अच्छा नहीं किया, इसका नतीजा भी तुम जल्द ही भुगत लोगे। ये कहकर वो पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने भी जाना चाहा, मगर दिलावर ने मुझे रोक दिया और बोला, इनके ताकुब का बंदोबस्त हो चुका है। मैंने मुख्तलिफ सड़कों पर कम से कम 4 गाड़ियां खड़ी की हैं इनके लिए। जब वो तुमसे गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने खामोशी से बलोची में सरवर को हिदायत दे दी थी। मैंने उसे कह दिया था कि मुमकिन है ये लोग ताकुब के खौफ से पहले अपने सिफारत खाने ही जाएं, मगर उस वक्त तक इनका पीछा न छोड़ना जब तक इनका असल ठिकाना मालूम न हो जाए। मैंने कहा, और अगर रात इन लोगों ने अपने सिफारत खाने में ही गुजार दी तो? दिलावर बोला, तो क्या, वो न निकला तो विनोद पांडे तो निकलेगा, और अगर वो दोनों सुबह तक भी वहां रहे तो मेरे आदमी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, एक आइडिया है। मैंने इंग्लिश में कहा ताकि ग्लोरिया भी सुन ले। अभी वो लोग सिफारत खाने नहीं पहुंचे होंगे। ग्लोरिया किसी फर्जी नाम से फोन करे और पीटर के बारे में मालूम करे। अगर वो वहीं मुकीम हुआ तो मालूम हो जाएगा। ग्लोरिया ने कहा, नहीं, इस तरह तो वो मजीद चौकन्ना हो जाएगा। और तुम शायद भूल रहे हो कि पीटर दरअसल इस्लामाबाद में मुकीम है।
और वहाँ हुकूमत की दरखास्त पर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यहाँ वो ज्यादा दिन रुकेगा नहीं। बाकी रहा विनोद पांडे, तो उसे पकड़ना अब कोई मसला नहीं। तुम न जाने क्यों हर बार उसे ढील दे देते हो। मैंने इस दफा फैसला कर लिया है कि विनोद पांडे या माइकल में से जो भी सामने आया बच नहीं सकेगा। मैंने गौर किया तो मुझे ग्लोरिया की बात में वजन नजर आया। फिर मुझे तैमूर का ख्याल आया कि वो आखिर उस चौक पर माजूर गाड़ी में भीख क्यों मांग रहा था। मैंने दिलावर को उस चौक का पता बताया और कहा कि तैमूर को भी यहीं ले आओ। उसने अपने एक आदमी से कुछ कहना चाहा, मगर मैंने उसे रोक दिया। फिर कहा, इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारा आदमी तैमूर को पहचानता भी नहीं है। सुबह मैं या ग्लोरिया उस तरफ जाएंगे तो तैमूर को भी ले आएंगे। फिर मैं ग्लोरिया के साथ अपने बेडरूम में आ गया। यहाँ बहुत बेशकीमत डबल बेड था, मगर मैंने तकिया उठाकर फर्श पर रखा और जूते उतार कर लेट गया। मैंने हस्बे आदत अपना रिवॉल्वर तकिए के नीचे रख दिया और सोने की कोशिश करने लगा। जब से उस बूढ़े सन्यासी ने मुझे वो सफूफ घोल कर पिलाया था, मुझे न शराब से रगबत रही थी न सिगरेट से। ऐसा लगता था जैसे सिगरेट की बजाय घास का धुआं मैदे में उतार रहा हूँ। मुंह का जायका भी इंतहाई तल्ख हो जाता। अंधेरे में ग्लोरिया की आवाज आई, कामरान, क्या बेड में कांटे हैं? मैंने कहा, बेड में कांटे नहीं बल्कि खटमल हैं और मैं बहुत गहरी नींद सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैंने करवट बदली। फिर कहा, तुम तो जानती हो मुझे नींद में बोलने की बीमारी है। ग्लोरिया खुमार आलूदा आवाज में बोली, मुझे वाकई बाज़ औक़ात तुम पर हैरत होती है। तुम्हारी जगह कोई अमेरिकन होता तो। मैंने कहा, फिक्र क्यों करती हो, सुबह तुम्हें पीटर का एड्रेस मालूम हो ही जाएगा। वो न सिर्फ अमेरिकन है बल्कि तुम्हारा आशिक भी है। उसने मुझे तकिया खींच मारा, बोली, आइंदा बकवास की तो। मैंने उसका जुमला पूरा किया, कहा, तकिए के साथ खुद भी आओगी क्या? फिर वो खामोश हो गई। शायद मायूस होने के बाद वो सोने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसका फेंका हुआ दूसरा तकिया भी सर के नीचे रख लिया और सोने के लिए करवटें बदलने लगा। जब किसी तौर नींद न आई तो मैं आहिस्तगी से उठा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया कि शायद दिलावर के आदमियों की तरफ से कोई पैगाम मौसूल हुआ हो। दिलावर अभी तक जाग रहा था और अपने मखसूस कमरे में तख्त पर बैठा हुआ था। दिलावर ने कहा, क्या बात है कामरान साहब, क्या इस टाइट जीन्स और जैकेट में नींद नहीं आ रही? मैडम से कोई फड्डा हो गया क्या? अगर शलवार कमीज पहनना चाहें तो मंगवा दूं, मेरे 2-3 जोड़े बिल्कुल नए रखे हैं। मैंने कहा, अरे यार छोड़ो ये ढकोसले, मैं तो न जाने कब से इसी किस्म के कपड़ों में सोने का आदी हूँ। मैंने अपने जूतों के फीते बांधे और कहा, हाँ, तुम्हारे आदमियों की तरफ से कोई इत्तला मौसूल हुई? वो बोला, अभी यहाँ वॉकी टॉकी अलाउ नहीं है। दिलावर मुस्कुरा कर बोला, रात के इस पहर सब PCO भी बंद होंगे और टेलीपैथी मैं जानता नहीं, इसलिए। मैंने तंजिया लहजे में कहा, अरे यार तुम तो अच्छे खासे जुमलेबाज हो, वैसे मुझे कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो, क्या कोई खास बात है? वो मुस्कुराकर बोला, ये खास बात ही तो है कि आप जो एक जमाने के लिए खौफ और दहशत की अलामत हैं, मेरे मेहमान हैं। मैंने कहा, खास बात तो तब होगी जब ये मेहमान तुम्हारे लिए बलाए जान साबित होगा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मैं जहाँ जाता हूँ मौत मेरे साथ साथ साए की तरह चलती है। मैं तो अब इन हालात का आदी हो गया हूँ, मगर मुझसे हमदर्दी करने वाले उमूमन खसारे में रहते हैं। वो बोला, मैंने भी जब से कॉलेज ज्वाइन किया है मौत से आंख मचोली खेल रहा हूँ कामरान साहब। मुझे भी मौत से डर नहीं लगता, मरना तो एक दिन सभी को है। फिर उसका जुमला अधूरा रह गया क्योंकि बाहर कोई गाड़ी रुकी और कोई बहुत तेजी से अंदर आ रहा था। आने वाले का सांस फूला हुआ था और चेहरे पर अजीब तरह की कशीदगी थी। उसने कहा, हमारे इलाके को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है दादा। उसने यूं सर झुकाकर कहा जैसे इस महासरे में उसी का हाथ हो और वो लोग इधर ही आ रहे हैं।